Hello. May I speak to Dr. Jindravalla, please? Yes, speaking. Hi sir, good evening. Good evening. मैंने आपके बारे में क्योरा में पढ़ा था. Actually, this call is to be concerned for my child. His son, by 9 to 10 years, got the diabetes 1 diseases. Type 1 diabetes. Diabetes 1, type of 1. Okay. So he's on insulin. So want to get the treatment by your side. So अभी उसको 1 साल हो चुका है, almost 1 साल हो चुका है. आप क्या करते हैं? Sorry, आप क्या करते हैं? I'm a businessman, travel industry. Okay. Hmm. Do you know how much fluid intake your child used to have before he was diagnosed with type 1? As of now, the insulin is going on 10-9. फास्टिंग में भी हम उसको 10 ही देते हैं. कभी उसका इंसुलिन लेवल रहता है वो मॉर्निंग में रहता है 200-250. अगर किसी केसेस में हम 120 तक आ जाता है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत है बिकॉज चाइल्ड है तो चाइल्ड में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन काफी रहता है. कभी 55 भी आ जाता है, 77 भी आ जाता है. नहीं, उसका जो पानी का इंटेक है वो कितना है? पानी का इंटेक तो हम उसको ज्यादा दे रहे हैं एज पर डॉक्टर्स एडवाइस. लेकिन मैंने आपके उसमें पढ़ा था रिव्यूज में, सो वो आपने एडवाइस किया हुआ था कि कंज्यूम लेस वाटर. तो वो मुझे इसलिए तो आपसे डिस्कस करना था कि वे ऑफ ट्रीटमेंट यू गॉट इज द सीम्स इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ थिंग. तो आप कुछ बेटर एडवाइस देंगे तो गोइंग टू बी हाईली अप्रिशिएटेड. देखिए, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर कि पानी से डायबिटीज कैसे होता है. ओके. और अगर आप उस वीडियो के हिसाब से चलते हैं तो दुनिया में जितनी भी बीमारी होती है वो सारे ज्यादा पानी पीने की वजह से होती है. आई सी. ओके. होता क्या है कि जब हम ज्यादा पानी पीते हैं और बॉडी उस पानी को रिटेन करने लगती है. ओके. तो सेल्स में पानी ज्यादा हो जाता है. तो एज ऑफ नाउ उसको तो पूरा दिन का अगर मैं शेड्यूल देखूं तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूँ 2 लीटर 5 से 6 लीटर उसका हो जाता है पानी दिन में. ठीक. देखिए, एक 8 से 9 साल का जो नॉर्मल बच्चा होता है शुड बी ड्रिंकिंग समथिंग क्लोज टू 1 लीटर ऑफ वाटर इज डे. दैट शुड इंक्लूड ऑल द फ्लूइड्स. उसमें ओनली 1 लीटर. ओनली 1 लीटर. आप किसी भी नॉर्मल बच्चे को देखेंगे, चेक करेंगे. अगर आप 10 बच्चों को चेक करेंगे तो आई थिंक एवरेज विल बी अबाउट 1 लीटर ओनली. आई सी. ओके. एंड दैट इज द मेन कॉज फॉर डायबिटीज. जब बच्चे को डायबिटीज होती है उससे पहले भी बच्चा बहुत पानी पी रहा होता है और इवन रात को उठ के भी पानी पी रहा होता है और उसका मुंह सूख रहा होता है. दैट्स राइट. वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और फ्रीक्वेंट थर्स्टी. फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो होता है वो डायबिटीज की वजह से नहीं होता, वो ज्यादा पानी पीने की वजह से होता है. जी. आप जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतनी ज्यादा पेशाब आएगा. जी. और जितना ज्यादा पेशाब आएगा उतने आपके मिनरल्स कम हो जाएंगे, उतना आपका बॉडी वीक होती जाएगी. ओके. फाइन. आपकी बॉडी चलती है ग्लूकोज के ऊपर. ओके. तो आपको ये मालूम ही होगा कि जो डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ग्लूकोज कम होने की वजह से होती है, ज्यादा होने की वजह से नहीं होती. जी. जी. दैट्स राइट. सो जितना आपका बॉडी का फ्लूइड होता है, जैसे आप ये समझो कि आपके बॉडी वेट का 70% फ्लूइड होता है. ओके. वो जो 70% फ्लूइड होता है वो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है. टोटल फ्लूइड का 10% ब्लड होता है. 65% फ्लूइड जो होता है सेल्स में होता है. 25% सेल्स के बीच के स्पेस में होता है. तो आप ये कह सकते हैं 90% फ्लूइड इज देयर इन सेल्स एंड सेल के बीच के स्पेस में. ओके. गॉट इट. अब क्या होता है कि ब्लड का जो काम होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना सेल्स में. ओके. सेल्स में आपके एनर्जी बनती है, सेल्स में मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्स में ही जो एनर्जी बनती है उसी से हम जिंदा रहते हैं. जी. जी. उस न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज प्लेज अ मेजर रोल. ओके. तो ये ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स में नहीं जा पाता, तो इसलिए डायबिटीज होता है. वो ग्लूकोज ब्लड में रह जाता है. यू वांट टू से बीटा सेल्स जो होते हैं, वो बीटा सेल्स वगैरह की कहानी बेकार होती है. अच्छा. ओके. आई एम नॉट इनटू बिजनेस और नॉट सो मच काइंड ऑफ नॉलेज आई हैव. नहीं, इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कंफ्यूज्ड.
अगर Okay. आप इसको टेक्निकली गूगल करेंगे तो जो प्री डायबिटिक होते हैं, टाइप 1 को छोड़ दीजिए, जो प्री डायबिटिक होते हैं, जो टाइप 2 टाइप से होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन लेवल होता है वो 7 गुना होता है नॉर्मल आदमी से, I see. एंड दे आर बिकमिंग डायबिटिक। तो इंसुलिन की कोई Okay. कमी नहीं होती है। तो जो बीटा सेल का थ्योरी है कि वो डैमेज होता है एंड ऑल दैट, वो इस फैक्ट से टैली नहीं करता कि Okay. अगर जो आदमी डायबिटिक होने जा रहा है 1-2 साल में, उसके जी। ब्लड में अगर इंसुलिन 7 गुना है तो इंसुलिन की कमी तो नहीं है, Yes, बीटा बिल्कुल। सेल्स आर नॉट गेटिंग डैमेज, और उसको 5-7 साल के बाद बोल देंगे कि जी आपका बीटा सेल्स डैमेज हो गया। Okay. होता ये है कि आपके ब्लड के जो आपके जो सेल्स होते हैं, सेल्स में 65% फ्लूइड है आपका। Okay, जी। जब ये 65% फ्लूइड बढ़कर 70-75% हो जाता है तो उसमें जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा। जितना ज्यादा पानी होगा उतना कंसंट्रेशन कम हो जाता है हर चीज का। आप अगर चीनी और पानी बना रहे हैं, कुछ आप स्वीट कुछ बना रहे हैं, तो उसमें अगर आप पानी ज्यादा डाल देंगे तो फीका हो जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक बात। एंड देयर इज नो बिग साइंस अबाउट इट। तो अभी जब सेल्स में पानी ज्यादा होता है, जब बच्चे इतना ज्यादा पानी पी रहे होते हैं तो उनके सेल्स का फ्लूइड बढ़ जाता है। जी। उस सेल्स के फ्लूइड के बढ़ने से जो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन कम होता है, उसको रेगुलेट करता है आपका किडनी और लीवर। जी। लीवर के अंदर आपका 500 ग्राम्स टू मतलब एडल्ट के केस में 500 ग्राम से 1 किलो के तक का हाईली कंसंट्रेटेड ग्लूकोज होता है। ओके जी। जो कि हमारी बॉडी के ब्लड के उसको रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को। जी। पेनक्रियास का काम सिर्फ इंसुलिन रिलीज करना होता है। जी जी जी। जो बाकी का रेगुलेशन होता है वो लीवर करता है। तो अभी आपके हिसाब से जो भी आपने मुझे भी एडवाइस दी है, इसके हिसाब से हमें इसको पानी कम देना चाहिए। आप जैसे जैसे पानी कम करेंगे, और खासकर जो जिस तरीके से आप पानी दे रहे हैं उसके उल्टे तरीके से पानी देना पड़ेगा। अभी तो यूजली आप अवॉइड करते होंगे कि खाने के साथ पानी मत दो, खाली पेट पानी दो। हाँ बिल्कुल ठीक बात। आपको उसका उल्टा करना होगा, क्योंकि आप जितना खाने के साथ पानी देंगे वो पानी जितना नहीं, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा देंगे तो वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। अगर आप 3 रोटी के साथ में 1 गिलास पानी लेते हैं तो बल्क ऑफ दैट वाटर विल गो इनटू योर ब्लड। ओके जी। और जितना आप खाली पेट पानी देंगे, बल्क ऑफ दैट विल गो इन द सेल्स में, जहाँ की ऑलरेडी ज्यादा है। जी। सेल्स में जितना ज्यादा पानी बढ़ेगा उतना आपका ब्लड कम होगा, और जितना ब्लड कम होगा उतना ब्लड सर्कुलेशन कम होगा आपका। दैट्स राइट। और जितना आपका ब्लड कम होता जाएगा उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहेंगी। जितना ब्लड कम होगा उतनी प्यास लगेगी, उतने होंठ बार बार सूखेंगे, मुंह बार बार सूखेगा। जी जी। अब आप खाने के साथ 1 गिलास पानी देंगे तो अब आपका जो ब्लड है टोटल, वो वेट के हिसाब से चला जाए तो छोटे बच्चे के वेट का मुश्किल से आपका ब्लड कह सकते हैं होगा 30 किलो के आसपास का वेट होना चाहिए शायद इस समय बच्चे का। नहीं, इसका अभी वेट है 45 के हिसाब से अगर आप 7% लेते हैं तो 45 इंटू 2.8 to 3 लीटर्स ऑफ ब्लड। और इसमें जो कमी होगी वो ब्लड का वॉल्यूम जो होता है वो टाइटली कंट्रोल्ड होता है, वो आपके सेल से अपने आप लेता रहता है। आई सी। ओके। तो अगर वो कम होगा भी तो मुश्किल से मतलब 300-400 ml कम होगा। ओके जी। तो जैसे ही आप खाने के साथ पानी पीते हैं और बाकी पानी को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करते हैं तो आपका ब्लड वॉल्यूम तेजी से बढ़ जाता है 1-2 दिन में। You mean to say this is all about water consumption? वाटर कंजम्पशन। और जैसे ही आपका वाटर का ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है आपको मुंह प्यास लगनी कम हो जाती है। आई सी। तो अभी जैसे हम इसको थोड़ा सा रिवर्सल में जाएंगे पानी को लेके, तो इसको क्या प्यास और ये यूरिनेशन की जो प्रॉब्लम्स नहीं होगी? प्यास की प्रॉब्लम उसको होगी 2-4 दिन के लिए। ओके। परंतु वो पानी एक नॉर्मल, अगर आप एडल्ट को भी लेके चलते हैं, अगर मैं जितने भी लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं, अगर कोई 70 साल का 80 साल का भी होता है तो आई रेस्ट्रिक्ट द वाटर इनटेक टू लेस देन 1 लीटर ए डे। ओके जी। इवन इन समर। और वो 2-3 दिन में उनको काफी रिलीफ मिल जाता है। तो अगर आपको एक इंस्टेंस बताऊं, एक देयर इज अ पर्सन 36 ईयर ओल्ड पर्सन जो कि 3 साल से इंसुलिन डिपेंडेंट है और उनको 3 साल पहले टाइप 1 हुआ। ओके जी।
तो उनका पानी का इंटेक वाज अबाउट 6 लीटर्स ए डे एंड प्लस 1 लीटर के करीब उनका चाय का इंटेक था और एक गिलास दूध भी था, तो करीब 7.5-8 लीटर के करीब टोटल फ्लूइड इंटेक था. जी His insulin intake was about 62 units per day, 62 या 64. और इतना लेने के बावजूद भी उनका जो इंसुलिन जो ग्लूकोज होता था, ब्लड शुगर होता था, दैट यूज्ड टू बी 500 प्लस. तो उनका जो पानी का इंटेक था वो करीब 4 लीटर पर लेकर आए, चाय और दूध बंद किया, तो विद इन 5-7 डेज हिज ब्लड शुगर ड्रॉप टू 250. फिर उसके बाद उनका इंसुलिन हाफ कर दिया, फिर उसके बाद पानी का इंटेक और हाफ कर दिया, तो उनका 155 और उसके भी नीचे चला गया. यूजली उनका रहना चालू हो गया बिना कुछ किए? नहीं, इंसुलिन एकदम से तेजी से नहीं रिमूव किया था, इंसुलिन हाफ के करीब कर दिया था, तो हाफ पर भी जो रिजल्ट था वो बहुत अच्छा था. ओके फाइन. तो अभी मेरी कुछ 15-20 दिन से बात नहीं हो पाई. तो ही कल उनके ब्रदर से बात हुई, तो ही वाज अवे टू सम प्लेस, उनके कुछ रिलेटिव का कुछ प्रॉब्लम था. तो इस तरीके के इंस्टेंसेस हैं बहुत, परंतु उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं और उस फ्लक्चुएशंस को आपको मतलब केयरफुली मैनेज करना होता है. अब इस पे एक इंस्टेंस और बता देता हूँ. सेल्स में बच्चों के पानी को इंटेक को कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सेल्स में एक आपका जो गट होता है, जो आपका गट फ्लोरा होता है जिसमें आपका डाइजेशन वगैरह होता है, वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है. उसमें भी पानी का फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है या क्या होता है, उसको पानी को कम करना बड़ा मुश्किल पड़ता है. उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था किसी के ऊपर अपने फैमिली में. तो दिस पर्सन वाज 25 year old and his blood sugar was coming to 450 and 500. But he used to take alcohol, but alcohol का consumption was very irregular. कभी 1 महीना छोड़ दिया, कभी एकदम से बहुत ज्यादा ले लिया. जी. तो उसका फिर अल्कोहल को रेगुलेट किया कि अल्कोहल डेली लेना है. अच्छा. और उस समय सिचुएशन ये हो गया था कि पानी का इंटेक 5 लीटर 6 लीटर से ऊपर हो गया था और वो पानी कंट्रोल में नहीं आ रहा था. मतलब प्यास बहुत लग रही थी, पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करते ही वो चक्कर आने लगते थे. तो फिर उसको अल्कोहल दिया करीब 180 ml के करीब 6 पैक्स के करीब, तो 150 पॉइंट के करीब ग्लूकोज नीचे आया और उसके बाद पानी का कंट्रोल हुआ, क्योंकि वो अल्कोहल जो होता है हाईली डिहाइड्रेटिंग होता है. तो जैसे ही उसने डिहाइड्रेट करना शुरू किया और रेगुलर करना शुरू किया, तो वो 150 पर आ गया. जी. अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस ये होता है कि बच्चे के साथ जब आप पानी के इंटेक को कम कर देते हैं, तो उसका जो गट फ्लोरा है, बाकी सब चीजें होती है ना, वो बहुत वीक होती है, तो वो वहां पर ब्लीडिंग कर जाती है, तो वो कई बार स्टूल वगैरह रेड हो जाता है. अच्छा. और अगर आप टाइप 1 का देखेंगे भी ना, तो उसमें स्टूल में ब्लड वगैरह और डायरिया वगैरह होना एक कॉमन इंस्टेंसेस होते हैं. परंतु अभी तो मैंने इसको इंसुलिन के साथ होम्योपैथिक का कोर्स चालू कर रखा है. जी, उन सब का कोई मतलब नहीं है. देयर इज नो साइंस बिहाइंड दैट. अगर आप किसी का भी देखेंगे, कोई बोलता है कि जी ये आपका पेनक्रियाज में इंसुलिन को ज्यादा रिलीज कराएगा, कोई कहेगा कुछ उसका सेंसिटिविटी को कम करेगा कि ग्लूकोज को कम. इसमें कंफ्यूज होके मैं सर्च करता रहता हूँ, तभी मुझे फिर आपके बारे में सर्च कर रहा था. हाँ, उसके पीछे जो लॉजिक होता है ना, अगर कोई कहता है कि आपका इंसुलिन लेने से, जैसे कहते हैं ना कि इंसुलिन लेने से आपका जो ग्लूकोज होता है वो सेल्स में जा पाता है, एक्ट्स एज ए की एंड ऑल दैट, ताला चाबी की बात करते हैं. तो अगर आपके सेल्स में ग्लूकोज जाएगा, यू विल फील द बर्स्ट ऑफ एनर्जी. आप कोई भी एथलीट होगा, अगर वो भी अगर इंसुलिन का थोड़ा सा ले लेगा डोज, तो उसका परफॉर्मेंस शुड इंक्रीज. तो सारे के सारे एथलीट्स को लेना चाहिए. बिल्कुल ठीक बात. तो जो भी आदमी डायबिटिक होता है वो लेता है, तो उसका काम चल जाता है. अच्छा. बट उसका एनर्जी लेवल डज नॉट गो अप. आई सी. सेकेंड चीज होता है कि आपका वेट जो होता है, लाइक अगर वेट बढ़ता है तो दैट इज द फर्स्ट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज. नहीं, वेट नहीं बढ़ा, इसका वेट कम हुआ है. नहीं, जो बढ़ता है जिनका. अच्छा. नॉर्मल केस में इट इज सेड कि ओबेसिटी इज द फर्स्ट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज. फाइन. तो अगर आप वैसे भी 10 साल के बच्चे की बात करते हैं, तो 45 सीम्स टू बी ऑन द हायर साइड, चाहे वैसे कम हुआ हो या जैसे भी हुआ हो. तो
इंसुलिन और ये जो मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से वेट बढ़ता है। तो अगर मेडिसिन या इंसुलिन की वजह से वेट बढ़ता है तो हाउ कैन इट बी सेड कि वो उसको क्योर करने में हेल्प कर रहे हैं? इट इज ए बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द ग्लूकोज जी। तो वो सारे कुछ फैक्टर्स हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है एनर्जी। ओके जी। जब तक बच्चे की एनर्जी ठीक नहीं हो रही तो आपके ग्लूकोज कुछ भी रहे ब्लड का कुछ भी नंबर रह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। ओके। अगर आपका एनर्जी लेवल इज गुड और इनके अगर ग्लूकोज हाई भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली सेल्स में ग्लूकोज ड्रास्टिकली कम हुआ है। सेल्स में जाने का रास्ता है ब्लड है, तो ब्लड में हाई हुए बिना आपके सेल्स में की ग्लूकोज कभी पूरी नहीं हो सकती। परफेक्ट, बिल्कुल जी। ठीक है, तो वो रास्ता तो वही है, रूट तो वही है। तो उसका जो आपको मेजर करना है वो सिर्फ एनर्जी लेवल को देखना है कि एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। और वो हम वाटर कैपेसिटी को कम करके कर सकते हैं। आप जैसे जैसे वाटर को कम करेंगे आप उसको एकदम से कम मत करें। अगर 5-6 लीटर है तो 5-6 लीटर से तो पहले तो आप फर्स्ट वीक का टारगेट रखिए हाफ पर आने का। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक का और हाफ पर जाने की कोशिश करिए। तो जिस समय हम फर्स्ट वीक या 3-4 दिन इसको हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बाद विल गेट द रिजल्ट कि हमें रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे कि तो वाटर कंजम्पशन से कम हो रहा है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। जी देखिए, प्यास तो लग सकती है क्योंकि पानी का इंटेक ग्लूकोज लेवल जब हम मेजरमेंट करते हैं। ग्लूकोज लेवल तो आपको मे बी 24 घंटे में ही दिखाई दे जाता है। अच्छा, ओके। ग्लूकोज लेवल का तो आपको मैं इंस्टेंसेस बताऊं, एक बीमारी होती है जीबीएस। जीबीएस ऑटो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम होती है जिसमें 15% लोग फर्स्ट अटैक में मर जाते हैं। ओके। तो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ कंडीशन। तो एक 25-year-old पर्सन को एक कंडीशन हुआ था। ही वॉज एडमिटेड इन दिल्ली हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 1.5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन होता है उसमें। हाँ जी। तो उसके बाद में 40-45 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद भी ही वॉज सो लो ऑन एनर्जी और उसको डॉक्टर्स ने बताया कि पेनक्रियाज विल हैव टू बी ट्रांसप्लांटेड। ओके। एंड ही वॉज ऑन इंसुलिन एंड इंसुलिन वगैरह के बावजूद भी 350 ग्लूकोज रहती थी। ओके। His problem was also the same, that his fluid intake was 6 liters plus 1.5 लीटर के करीब रोज यूज होता था और टोटल करीब 8 लीटर के करीब का टोटल फ्लूइड इंटेक था। ओके। तो फ्लूइड इंटेक को कम करते ही 24 घंटे के अंदर उसका ग्लूकोज जो था 150 पर आ गया। ग्रेट। एंड विद इन 1 month और सो ही जॉइंड द ऑफिस ऑल्सो। फिर बीच में कुछ और कम्युनिकेशन गैप था। अभी पिछले 1 महीने से फिर उसने करना शुरू किया है। उसका अभी भी ग्लूकोज करीब 250 आ रहा था। तो अभी कल मेरी रात को बात हुई तो ई सेड की 4-5 दिन से इंसुलिन नहीं ले रहा है एंड अभी 150 और 130 के बीच में आ रहा है। ओके। अब इसमें 2 चीजें काम करती हैं। एक तो आपको एनर्जी लेवल बढ़ाना है बच्चे का। ओके। अब एनर्जी लेवल को बढ़ाने में आपको 2 चीजों को कंसीडर करना है कि एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है जी, और एनर्जी के बेसिक मेन कंजम्पशन कहाँ होती है जी। अगर आप इन दोनों को समझेंगे तो आपको कंजम्पशन कम करनी है जी, प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ओके। सबसे ज्यादा जो बड़ी कंजम्पशन होती है वो होती है ब्रेन में। ओके। सेकेंड कंजम्पशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जी। जो आप खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 30% ऑफ द टोटल बॉडीज एनर्जी इज यूज्ड अप। ओके। कोई आदमी अगर मतलब इस तरीके से बीमार है तो हिज परसेंटेज कुड बी इवन हायर देन 30%। ओके। नाउ इफ ए पर्सन इज हैविंग 3 मील्स ए डे और 4 मील्स ए डे और 5 मील्स ए डे, जो कि बोला जाता है डायबिटीज में कि आप छोटे छोटे ज्यादा से ज्यादा मील्स लो। हाँ बिल्कुल ठीक बात, यही हो रहा है। ठीक है, अब उस छोटे मील्स में पंगा क्या होता है कि आप जितनी बार खाना खाओगे आपके स्टमक में उतनी बार मूवमेंट्स होंगी। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पहले तो ये समझो कि एनर्जी का खर्चा कहाँ होता है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट का जो साइज होता है एक एडल्ट का वो 200-250 ग्राम होता है जी। हम 600-700 ग्राम खाना खाते हैं जी। 200-300 ग्राम पानी पी लेते हैं तो 1 किलो के करीब हो जाता है। बिल्कुल। तो वो 250 ग्राम का जो स्टमक होता है वो स्ट्रेच होता है। ओके। और वो जो स्ट्रेचिंग का सिस्टम होता है आप गूगल करके देखेंगे, स्टमक मूवमेंट्स देखेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि वो 1 मिनट में 3-4 बार मूव करता है। आई सी। दैट कंज्यूम्स एनर्जी। ओके। उसके बाद आपका खाना पेस्ट बन के छोटी आंत में जाता है। तो वहां पर वेव्स टाइप से एक मूवमेंट होती है जो खाने को आगे प्रोपेल करती है। ओके। उसके बाद वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का आपको स्ट्रक्चर पता ही है, पहले ऊपर जाता है फिर पैरेलल जाता है फिर नीचे की तरफ डिसेंड करता है।
जी 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 इस जी। सारा मूवमेंट के अंदर एक गैस्ट्रिक मूवमेंट होती है जिससे वो खाना मूव करता है, ओके। तो इसमें भी एनर्जी लगती है। ठीक है। उसके अलावा जो और प्रोसेसेस होती हैं, आपका बैक्टीरिया जो होता है पेट में, स्टमक, इसमें गट में, इंटेस्टाइन्स वगैरह में, वो उसको ब्रेक डाउन करता है फूड को, ऑल दैट नीड्स ओके एनर्जी। ओके। तो अगर आप 7 बारी खाना खाएंगे, 6 बारी खाना खाएंगे, तो एवरी टाइम दीज मूवमेंट्स विल टेक प्लेस एंड आपका जो डाइजेस्टिव एनर्जी, जो डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट विल बी ह्यूज। आई सी। ओके। और उसके अलावा क्या होता है कि आपका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ऑलरेडी अटैक में है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। ओके। तो एक नॉर्मल आदमी अगर 6 घंटे में, 4 घंटे में खाना पचाता है, तो एक टाइप 1 डायबिटिक उसको 8 घंटे में भी नहीं पचा पाएगा। ओहो। तो अगर आप खाने को सिर्फ धकेल रहे हैं कि आपका खाना खाया, अभी पहले वाला पचा नहीं, आपने दूसरे वाले को फिर खा लिया, तो ओके। आप उसको डाइजेस्ट किए बिना धकेल रहे हैं, तो वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आई सी। सो अब आपको दूसरा काम जो करना है वो नंबर ऑफ मील्स को रिड्यूस करना है, और इट हैज टू कम टू 2 मील्स ए डे। ओनली 2 मील्स? यस, एंड नथिंग इन बिटवीन। तो फिर इसका शुगर लेवल कई बार 400 क्रॉस कर जाता है। जी, वो आपको मॉनिटर करना है, इट इज ए मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली। आप इस तो चीज जब को वो समझो। 400 क्रॉस करेगा तब मुझे इंसुलिन उसको बढ़ा के देनी है? हाँ, आप दे सकते हैं, पर उसको ये ध्यान रखिए कि इतना ज्यादा भी मत दीजिए कि 400, मतलब आप उसका 100 का टारगेट मत लेके चलिए, 200-250 का टारगेट लेके रखिए। मैक्सिमम हम उसको 10 तक देते हैं, इससे ऊपर नहीं देते। स्टार्ट जो हुई थी हमने की थी नहीं, वो मैं 16 तक ग्लूकोज की की थी। बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज जो अच्छा, है, ओके ग्लूकोज आप ओके 200-250 के ऊपर का टारगेट मत लेके चलो। ओके फाइन। और सॉरी, 200-250 के नीचे का टारगेट मत लेके चलो। वो उससे स्टेबल ऊपर ही करने की होना चाहिए। कोशिश करो, उसके आसपास हो, 200-250 के आसपास स्टेबल करने की कोशिश करो, रादर देन ब्रिंगिंग इट टू डाउन। आई सी। और ओके। जैसे ही उनका स्टेबल होने लगे, बच्चे को थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी देना शुरू करो। कब से वो रोटी तो लेता है, रोटी दाल हाँ, चावल ये वो सब ठीक कुछ है ले फिर, रहा है। वो ठीक है फिर। तो अभी आपको 2 मील्स पर जाना है। 2 मील्स में आप समझिए होगा क्या। हम्म। इफ ही इज हैविंग लेटर से 3 मील्स ए डे, ओके। तो 3 मील्स में अगर 30% एनर्जी लग रही है, तो 2 मील्स में 20% एनर्जी लगेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो 10% जो बचेगा, वो अगर 5-5% बढ़ गया दोनों साइड में, दोनों मील्स में, तो आपका दोनों मील्स में जो एनर्जी का अवेलेबिलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो 50% से ऊपर चला गया। यस ट्रू। सेकेंड चीज क्या होगा कि जो खाना आपका, क्या होता है, खाने में एंजाइम्स मिलते हैं, एसिड्स होते हैं। तो ये एसिड्स और एंजाइम्स जो होते हैं, ये खाने में नहीं होते हैं, ये आपके बॉडी में होते हैं। ओके। ये खाने के साथ चलते हैं, और जब खाना डाइजेस्ट होता है तो वही घूम के वापस आते हैं। ओके। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, तो इसका मतलब है कि वो 4-5 घंटे में घूम के वापस नहीं आ रहे, तो नेक्स्ट मील के लिए आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है। ओके। तो इसलिए भी आपका नेक्स्ट खाना नहीं डाइजेस्ट होगा। अब आप अगर 2 मील्स लेते हैं, 10 बजे और 6 बजे का, सुबह 10 बजे का 9 बजे भी ले सकते हैं, सुबह 9 बजे और 6 बजे, तो 9 घंटे का गैप हो गया। ओके। तो आपके जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो वापस आने लगेंगे। तो फिर अगर मैं सुबह और शाम का एक मील रखता हूँ प्लान, तो फिर इसका रात का डिनर का? खत्म। आपका 6 ये बजे अगर तो खाना खाएंगे तो 9-10 बजे तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो डाइजेस्ट होगा, अब आप दूसरी चीजें समझिए, हमें भूख क्यों लगती है। आपको अगर आप 2 घंटे खाना नहीं खाएंगे तो शायद आपको दिक्कत हो, कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती। मुझे, मैं अगर 2 दिन भी खाना नहीं खाता तो मुझे पता भी नहीं चलता। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो मैं कई बार मैं पूरा दिन नहीं खाता तो रात को भी भूख नहीं लगती। ठीक है कोई बात नहीं, तो कल कुछ खा लोग लेंगे। ऐसे भी होते हैं जिनको आधे घंटे में ऐसे आए तो वह मचाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ दैट्स राइट। ठीक है। अब उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रिजर्व्स कितने हैं। तो अगर आपके बॉडी के जो बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस हैं वो ठीक ठाक चलते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ इसमें। मैंने बहुत से लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि आप पूरा दिन ना एक बूंद पानी पियो, ना एक दाना खाओ। और ये इस एक्सपेरिमेंट्स में 25 साल से लेकर 70-80 साल तक के लोग हैं। उसमें क्या करना होता है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो 6-8 घंटे के बाद सरदर्द शुरू हो जाता है। ओके जी। अब वो सरदर्द इसलिए होता है कि हाँ। आपके ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए वो जब नहीं मिलेगी तो सरदर्द होगा। ओके। तो उसमें इनको करना क्या होता है कि सुबह से लेकर रात तक 5 मिनट चलेंगे, 5 मिनट लेटेंगे, 1 घंटा ऐसे वॉक एंड रेस्ट होगा, फिर 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट होगा, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट होगा, और 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट होगा। ओके। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, जब हम वॉक करते हैं थोड़ा सा,
तो कुछ पानी रिलीज करती है, और यही प्रोसेस आप इनको भी कराएंगे क्योंकि इनके सेल्स में पानी ज्यादा है। सेल्स के पानी को खत्म करने का एक ही सिस्टम होता है कि आप जितना वॉक करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज, नॉट फिजिकल एक्टिविटी। इसमें पंगा ये होता है कि अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी करी ज्यादा, तो सेल्स में जो पानी होता है वो रिलीज होता है, पर जरा सा भी ज्यादा करते ही वो इन्फ्लेम होकर बंद हो जाता है, फिर वो और रिलीज नहीं होगा। फिर हमने हाँ नॉर्मल वॉक करनी है, एकदम नॉर्मल वॉक करनी है घर के अंदर ही। कितने ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? जस्ट 5 मिनट। अच्छा, ओके। और 5 मिनट के बाद 5 मिनट लेट के आराम करना है। ठीक है। तो जो 5 मिनट आपने वॉक किया, उसकी वजह से जो सेल्स ने अगर फ्लूइड को रिलीज किया, तो उससे जो इन्फ्लेमेशन हुई, आपको रेस्ट करके उसको रिवर्स करना है। अब जितना रेस्ट करोगे आपकी इन्फ्लेमेशन उतनी रिवर्स होगी, तो उसके बाद आप चलोगे दोबारा से, तो दोबारा से वो सेल्स रिलीज कर पाएंगे पानी को। सेल्स जितना पानी रिलीज करेंगे उतना आपको प्यास कम हो जाएगी। तो जब भी इस हिसाब से मॉडिफाई करना है कि उसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं मिले, हमेशा हर चीज को पॉजिटिव में, और आपको पूरी चीज को अच्छे से समझना है कि अगर प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वाटर इनटेक, ही शुड डू वॉक एंड रेस्ट। अच्छा, ओके। जितना वॉक एंड रेस्ट करेगा, सेल से पानी रिलीज होगा, और उतना उसको ब्लड का वॉल्यूम और उसका जो प्योरिटी है वो ठीक हो जाएगी। जो उसका प्रोपोर्शन है, अगर वो प्रोपोर्शन ठीक होंगे तो प्यास नहीं लगेगी। ओके। और जब भी वो प्रोपोर्शन बिगड़ेंगे तो प्यास लगेगी, और धुआंधार तरीके से लगेगी, बात भी नहीं की जाएगी, इतना मुंह सूखेगा। जी जी। तो अगर आप इस चीज को समझते हैं और इस चीज को रेगुलेट करते हैं, तो होपफुली आप ठीक कर सकते हैं। पर उसको हर स्टेप को, हर चीज की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे मैंने स्टूल का बताया, कई बार डायरिया हो जाएगा, तो दैट इज ए टेम्परेरी थिंग। वो डायरिया हुए बिना वो ठीक भी नहीं होगा। अच्छा, तो एक्सेस पानी होगा और रिलीज होना ही होना है। तो जैसे मैंने बताया कि बड़े का तो जो अल्कोहल लेता है, उसको अल्कोहल से डिहाइड्रेट कर दिया, वो 2-4 दिन में उसको फर्क पड़ गया। बच्चे को आप अल्कोहल नहीं दे सकते। कोई लेता हो तो उसके साथ वो भी कर सकते हैं। बड़े तो नॉर्मली इससे इसका जो इंसुलिन है वो छूट जाएगी। देखो, कम तो हो ही जाएगी, कम से कम एक खर्चा भी तो मेन चीज होती है ना। तो अगर आपका इंसुलिन हाफ भी हो जाएगा तो भी, और अगर आप कम हाफ हो रहा है और आपको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, एनर्जी लेवल ठीक हो रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इंसुलिन छूट भी जाए। बट आई वोंट प्रॉमिस, बिकॉज मेरे पास बहुत बड़ा डाटाबेस नहीं है। टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट ए डॉक्टर। अच्छा, मैं अपना जो जितना भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जितने लोगों के साथ करता हूँ मैं, तो वो सारा उसका रिजल्ट है। अभी हमारे रिजल्ट जो है ना, वो यूनिवर्सल है, कि मतलब यही सारा सिस्टम होता है। लेडीज को कोई प्रॉब्लम हो, पीरियड से रिलेटेड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो सारी की सारी इसी से ठीक हो जाती है। तो दिस इज वन क्योर फॉर एवरी डिसीज। किसी को ब्लड प्रेशर होता है, हमने 220 का ब्लड प्रेशर 120 पर लेकर आए बिना किसी मेडिसिन के। ग्रेट। तो अभी ब्लड प्रेशर का रिजल्ट कह लो या हार्ट का रिजल्ट कह लो, आपको किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हो, कुछ भी हो, सेम सिस्टम फॉलो करते ही हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग जो बेडरिडन भी हैं, वो भी 2-4 दिन में चल पड़ते हैं। Just to like do work on the water based consumption, that's it. एक वाटर का होता है रेगुलेशन, और दूसरा जो चीज होती है वो वॉक एंड रेस्ट होता है। वॉक एंड रेस्ट से आपका एनर्जी लेवल एकदम से शूट अप करता है। पर ड्यूरेशन वाइज जो आपने मुझे बताई, 5 मिनट वॉक एंड 5 मिनट रेस्ट। हाँ, और उसको भी आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली नहीं करना होता। जैसे बच्चे को शुरू कराएंगे तो आप कोशिश करो कि 1 घंटे में 5 मिनट चलना है और 5 मिनट लेटना है। तो अगर 16 घंटे पूरा दिन में जागने का है तो 16 बार ही हो जाए। कभी अगर 2 घंटे 3 घंटे सो लिए दिन में, तो उसको आधा घंटा करके कर लीजिए। तो आपका टारगेट हो कि कम से कम 5-5 बारी, 15-16 बारी चल ले दिन में। वो बच्चे के लिए ठीक रहेगा। इन प्लेस ऑफ उसको कोई बहुत हार्ड वर्क दो, आधा घंटा एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, वो नुकसान करेगा। योगा वोगा किसी का झेलने का फायदा नहीं होता। मेरे यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1200 वीडियो होंगे। कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से तो 80% से ज्यादा लोग होंगे जो बोलते हैं कि उन्होंने योगा किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, 1% फायदा नहीं हुआ। और तो अगर योगा वाला, रामदेव वाला कुछ काम करता होता कोई चीज में, तो वो दवाइयाँ नहीं बेच रहा होता। That's right. बिल्कुल ठीक बात। तो नथिंग वर्क्स एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आपको माइग्रेन होगा, आपको एसिडिटी होगी। अभी किसी लेडी का फोन आ जाए कि जी मुझे एसिडिटी है सीवियर, आप छूटते ही उसको कह सकते हो तुमको पीरियड्स की प्रॉब्लम भी होगी, तुमको पेन भी होगा, तुमको दूसरी प्रॉब्लम्स भी होगी। बिल्कुल ठीक बात। तो ये सारी की सारी चीजें लिंक्ड हैं। जबकि होता क्या है, आपको सर दर्द है तो एक डॉक्टर के पास जाओगे, आपको अगर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो गायनी के पास जाओगे, और हर आदमी अपनी अपनी दवाइयाँ चलाता रहता है और ठीक कोई भी नहीं होता, क्योंकि जो बेसिक का रीजन होता है वो एनर्जी होती है। Is there is any hope कि पेनक्रियास बच्चे में रीएक्टिवेट हो जाती है? जीबीएस में 98% पेनक्रियास डैमेज था। अच्छा, ओके।
और वो उसने डॉक्टर्स को जब जाकर बोला कि ही इज फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स, तो डॉक्टर्स ने उसको सिर्फ एक ही चीज बोला था एम्स में कि नेक्स्ट टाइम इफ यू गो टू द हॉस्पिटल यू विल नॉट गो बैक लाइव। ये जानने के बावजूद कि उसका जो इंसुलिन और ये सब था वो एकदम से तेजी से खत्म हो गया एंड ही वाज कंफर्टेबल। महीने भर में बंदे ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, उसका एनर्जी लेवल वाज गुड। ओह ग्रेट। तो मींस ओवरऑल उनकी जो पैनक्रियास है उसने कुछ हद तक काम करना चालू कर दिया। अरे इंसुलिन अगर बंद है, इंसुलिन अच्छा इंसुलिन बंद है तो फिर परमानेंट ही वो तो एक्टिव हो गई। अभी उसका 10% बताया है। ओके पूरा नहीं हुआ बट फिर भी लाइफ इज गोइंग स्मूथली एंड 10% 2% मतलब 98% से आप 90% पर भी आ गए तो इट इज ऑल्सो गुड। लास्ट ईयर में काफी प्रॉब्लम आई थी, इसको स्कूल लेके जाना पड़ता, ऑफिस में बाद में जाता था, स्कूल में लेके जाना, उसके बाद छोड़ना, उसके बाद 2 घंटे वहां रहना, फिर वाइफ आती थी लेने के लिए, कई बार शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है। तो यही सोच रहे थे कि इसका कि शुगर लेवल जो इंसुलिन लेवल है वो अगर हाफ भी हो जाए तो वैसे तो मॉनिटर बहुत हद तक किया मैंने, खाने के ऊपर भी किस खाने की वजह से इंसुलिन बढ़ती है कम होती है, वो सब सोचना छोड़ दो, वो सब आपका जो एक्सरसाइज है फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ओके दुनिया में खाने का कोई रोल नहीं है। आप 10% 20% कह सकते हैं खाने का रोल, हमने आज तक जो पढ़ा हुआ है ना कि बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, सर आप आंख बंद करके कह सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है आपको मैं बताता हूँ। एक बच्चा है जो 6 लीटर पानी पी रहा है, उसको डायबिटीज हो गई। ओके व्हाट शुड बी द फर्स्ट डायग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड कि ये पानी कब से पी रहा है। हम पहला जजमेंट ये देते हैं कि इसको पेशाब ज्यादा आ रहा है, ये पानी ज्यादा पी रहा है, इसको डायबिटीज है। बट आपको आज पता चला डायबिटीज है, उससे 6 महीने पहले का पानी का इंटेक कितना था आपका? 6 महीने पहले तो डायबिटीज नहीं था ना। बिल्कुल ठीक बात। सो व्हाई देयर इज नो स्टडी अबाउट दैट। मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। आपके बच्चे को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है? किसकी? बेड वेटिंग की, बिस्तर पर पेशाब करने की रात को? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैं कोरा पर लिखता हूँ। पिछले 4 साल से मैं कोरा पर माउथ अल्सर्स में नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर चलता हूँ। ओके दुनिया का हर डॉक्टर ये कहता है कि अगर किसी को मुंह में छाले हो रहे हैं पानी का इंटेक बढ़ाओ। मैं उसको ये कहता हूँ कि 15 से 18 घंटे पानी की एक बूंद मत पियो, तुम्हारे मुंह के छाले 90% ठीक हो जाएंगे। और ये गारंटीड चीज है। और ऐसा हो जाता है? ऐसा होता है, तभी मैं नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे चलता हूँ। और वो भी 3-4 साल में मैंने पिछले 2 साल में तो मैंने एक रिप्लाई भी नहीं लिखा, एक आंसर भी नहीं लिखता। मैं आज की डेट में कोरा खोलता ही नहीं है कई महीने। उसके अलावा जो लेडीज की प्रॉब्लम्स होती है पीसीओएस वगैरह में, उसमें भी एक्सरसाइज होती है, पानी का इंटेक बढ़ाने को होता है, सब कुछ होता है। पीसीओएस के अंदर जो रिवर्सल केसेस होते हैं, जो लेडीज के अंदर जो उनको रिलीफ मिलता है 7 to 10 days। ओके और उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, उसमें भी मैं नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन पर चलता हूँ हमेशा पिछले 3-4 साल से। और इसमें जितने गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने पता नहीं क्या क्या एक्सपर्टीज वाले हैं, वो सारे अपना पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन और क्या क्या कहानियां करते रहते हैं, डिग्रियों को लेके बैठे रहते हैं। अब मैं यूरिन का बताता हूँ। छोटे बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट 15 से 20% बच्चों को होती है 4 से 15 साल की एज तक। 15 साल की एज तक 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं। ओके दुनिया में इसको क्या कहा जाता है कि मेरे बच्चे लड़के को भी प्रॉब्लम थी, तो जब भी डॉक्टर के पास जाओ जी शाम के बाद उसको फ्लूइड इंटेक कम कर दो। फ्लूइड इंटेक कम, हाँ वो ज्यादा जाएगा नहीं, वो यूरिन होगा नहीं, और वो कभी होता नहीं बंद। आप जितना मर्जी शाम को बंद कर लो, उसका यूरिन जितना कम करोगे लिक्विड इंटेक, उतना आपका यूरिन बार बार होगा। बिस्तर पर 2-2 3-3 बार भी होगा एक दिन में। बिल्कुल ठीक बात। बेसिकली क्या करना होता है, आपको ब्लैडर को ट्रेन करना है। और ब्लैडर ट्रेन तब होगा जब आप उस ब्लैडर में 1 लीटर की जगह 2 लीटर पानी डालोगे। ओके वो स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होने से क्या होगा कि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। जो ब्लैडर आपका 200 ml पर ट्रिगर करता है यूरिन को, वो 200 ml पर करने के लिए 250 पर करेगा। तो आपको सिर्फ एक दिन के लिए पानी का इंटेक बढ़ाना है, अगले दिन नॉर्मल पर आ जाओ। अच्छा ओके। तो एक दिन के अंदर बच्चा ठीक हो जाता है। हाँ अच्छा। एक दिन में बच्चा ठीक हो जाता है। ओके। एक दिन के कभी 24 घंटे से 48 घंटे ज्यादा से ज्यादा लग जाते हैं, ज्यादा 3 दिन लग जाएंगे। आई सी। और यही छोटी छोटी साइंस है जो इसके पीछे जो दवाइयां देते हैं ना, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, एक दूसरा ड्रग होती है जो कि पेशाब को कम करती है।
और दोनों की दवाइयों का आपको कितना सीरियस इफेक्ट होता है आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये छोटे बच्चों को दिया जाता है, 5-5 साल के बच्चे को एंटी साइकोटिक ड्रग। अभी जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तो जिस बच्चे को जो 4-5 साल की उम्र में ये दवाइयां दी जाएंगी, एंटी साइकोटिक ड्रग दिया जाएगा, उसका बड़ा होकर क्या होगा, उसका डिप्रेशन वगैरह का हाल। ओहो। तो इन चीजों को कोई भी एड्रेस नहीं करता, जबकि इन चीजों के लिए ड्रग्स की और मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ 24 घंटे लगते हैं बच्चे को ठीक करते हुए। ओके, सिर्फ एक स्ट्रेंथ बढ़ानी है ब्लैडर की, दैट्स इट। हाँ। उसके बाद और छोड़ दो। अगर आप इस चीज को पॉपुलराइज कर दो ना स्कूलों में बच्चों को, कि बच्चा कोई भी ज्यादा पानी पीता ना हो, छोटे बच्चे मतलब एज ग्रुप में इससे ज्यादा बॉटल नहीं लेके जाए, तो टाइप 1 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइप 1 का ओनली रीजन इज कि बच्चों को बार बार माँ बाप एक ही चीज बोलते हैं, भैया पानी नहीं पी के आया, पानी नहीं पी के आया, दिखा बॉटल दिखा। कोई जरूरत नहीं होती छोटे बच्चे को पानी का। 200, 300, 400 ml भी पर डे का काफी होता है। ओके, तो स्टार्टिंग में बस इस वीक में मैं इसको ये वाला कोर्स करवाता हूँ, प्लस जो आपने मुझे बताया है कि खाने के बाद उसको जो वॉक 5 मिनट करा के वे 5 मिनट उसको कंप्लीट खाने के बाद नहीं है, खाने के बाद नहीं है। हाँ, एवरी आवर। अच्छा, कभी कभी। हाँ, अच्छा, खाने के हर बाद एक घंटे के तो बाद। खाने के बाद तो आपको बॉडी को डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए। खाने के बाद आधा 1 घंटा मत कराएं। ओके, खाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो जहाँ पर भी एनर्जी, जिसमें भी पीक एनर्जी चाहिए, उस समय कोई एक्टिविटी मत कराइए। तो 5 मिनट जो वॉक करवानी है दिन में 5 या 6 बार, दैट्स इट? नहीं, 15 बार ही। 15 बार। एवरी आवर, आवरली बेसिस पर है ना। तो आप बीच में जैसे दोपहर को खाली है, कभी भी है, तो आधे घंटे बाद करा दीजिए। बच्चे ने बीच में 3-4 घंटे सोना है तो सो भी ले। उसके बाद कंप्लीट रेस्ट, 5 मिनट के बाद फिर 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट। हाँ, उसके बाद दिन में आराम से 1-2 बार सोना है, 2-2 घंटे के लिए सोना ही दो। ओके, जितना रेस्ट करेगा बच्चा उतना अच्छा रहेगा उसके लिए। बस ये ध्यान रखो कि बस दिन में 15 बार ही 5 मिनट के लिए चले, 75 मिनट हो गए, बहुत है। ठीक है, वो तो हो जाएगा मैंने। उसके अलावा सोने पर भी बड़ा ध्यान दीजिए कि सुलाइए, दिन में कम से कम 3-4 घंटे सुलाइए उसको। अच्छा, जितना सोएगा उतना इन्फ्लेमेशन कम होगा, उतना बेटर होगा। सोता ही नहीं है दिन में, इसको नींद ही नहीं आती। आप वॉक एंड रेस्ट कराओगे, अपने आप आने लगेगी। आप 5 मिनट चलने के बाद 5 मिनट लेटने के लिए बोलोगे ना, तो अगर नहीं नींद आ रही है, मान लो सुलाना है आपको, 3-4 बार उसको लगातार बोल दो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो। तो उससे क्या होता है, मेंटल फटीग हो जाता है, तो नींद आ जाती है बड़ी जल्दी से। ठीक है, वही करता हूँ। अभी इज वेरी फाउंड ऑफ मोबाइल गेम्स, ये वो मोबाइल को कट डाउन करो थोड़ा सा। हाँ, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने इसका आदत मैंने इसकी कल से मैंने चेंज की है, क्योंकि ये जो डायपर में होता है ना, इनका ब्रेन बड़ी तेजी से डैमेज होता है, और फिर ब्रेन के अंदर कंट्रोल इनका बहुत कम हो जाता है। ओके, फाइन। इनकी जो थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग होती है वो बड़ी डैमेज होती है। बड़ी जल्दी घबराते हैं डिसीजन मेकिंग, मतलब लेटेस्ट स्टेज में इनका डिसीजन मेकिंग बड़ा पुअर हो जाता है। नहीं, मैं इस चीज को ध्यान देता हूँ, इसका मोबाइल एक्टिविटीज जो है वो कम करता हूँ, और इस पे वॉक का दिन में 10 या 15 बार वॉक करवाता हूँ, और उसको कंप्लीट 2 घंटे की नींद दिन में रहने की कोशिश करता हूँ। 4 घंटे भी सोना है तो सोने में कोई बुराई नहीं है। अगर आजकल घर पर ही है तो आराम से 2 बजे से 6 बजे तक सोने दो। हाँ, अभी वो टाइम भी ऐसा चल रहा है ना कि चलो ठीक है, अभी स्कूल भी खुले नहीं है, तो अभी वो होमवर्क हो जाएगा घर पे। जो आपने मुझे बताया वो टेस्ट भी हम घर पे कर सकते हैं कि नजरों के सामने ही रहेगा। आपका ऑफिस क्लिनिक है क्या है वहाँ पर? अभी कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है विकासपुरी में। मैं घर पर ही से फोन पर ही बात करते हैं लोगों से। अच्छा, फोन भी ठीक हो जाता है, किसी जरूरत ही नहीं पड़ती। So nice of you, really appreciate your kind of words कि आपने इतनी हेल्प की। कभी मिलवाने लाऊंगा एक बार, ये कोविड का चक्कर खत्म होने दो, डेफिनेटली विल मीट अप। अभी तो वैसे मुझे भी अभी वो कोरोना चल रहा है। क्या बात, यूर कोरोना? हाँ, हमारे घर में सभी को हुआ पड़ा है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, बट मोर लेस वी रिकवर्ड सो फार, तो बट स्टिल ट्राइंग टू बी क्वारंटाइन्ड। God is there for you and really we pray for you not to worry, so everything gonna be all right। और आप तो खुद इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो वही है करीब मेरा तो वही हुआ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सो मेरे को 16-17 दिन हो गए अभी, तो आई एम मोर लेस परफेक्टली हो गए। ओके, ये चीज भी ऐसी है ना कि कोई किसी को बताता है तो फिर पता चलता है कि नेबर्स को हो गया, तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है आसपास पड़ोस में भी। नहीं, हमारा कुछ इतना सीरियस हुआ नहीं एक्चुअली। मेरा जो गलती रहा ना, मैंने पिछले साल भी वही गलती करी थी, इस साल भी वही गलती करा। मेरा जो फ्लूइड इनटेक था ना गर्मियों में, मैंने पानी को तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, मैं कम ले रहा था, और चिल्ड पानी लेना शुरू कर दिया। ओके। और वो चिल्ड पानी जो होता है वो बॉडी के अंदर रुक जाता है, और आप इसका भी ध्यान रखो कि बच्चे को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी दो।
नहीं चिल्ड नहीं लेता है, नॉर्मल ही लेता है, इसको हम चिल्ड देते ही नहीं है। तो जितना नॉर्मल होगा उससे रेगुलेट करने में आसानी होगा, पेशाब अच्छे से आ जाएगा। तो उसी वो बॉडी में बिल्डअप होना शुरू हो गया, धीरे धीरे करके वो जैसे जैसे पानी बढ़ता है बॉडी में प्यास लगने लगती है, तो बस वो फ्लूइड इनटेक बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद बस थोड़ा सा गले में हुआ और फीवर हुआ। और फीवर को भी मैं कभी मेडिसिन लेता नहीं, तो 6-7 दिन उसको भी इग्नोर कर दिया। तो वो फिर बस फीवर भी पकड़ गया और दिक्कत आ गई थोड़ी सी, तो फिर 5-7 दिन का मेडिसिन लेनी पड़ी। तो ठीक है, ऐसे मतलब वैसा कुछ नहीं हुआ कि ब्रीदिंग वगैरह का कोई इशू नहीं था, इट वाज ओनली कि बुखार आ रहा था। तो अभी फैमिली ठीक है, बाकी मेंबर हुआ था सबको, मतलब हम 3 मेंबर हैं, तो तीनों को हुआ था। डॉटर को 1 दिन के लिए हुआ था, वाइफ को 1-1 दिन के लिए 2-3 बार हो गया। तो उसका होता है, तो शाम को होता है, सुबह तक ठीक हो जाता है। आपको भी इतने स्ट्रॉन्ग एंड लाइक वेल नॉलेज पर्सन हो, तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये तो हम जैसे नॉर्मल लोगों को आती है, जो हमें सोचना पड़ता है। नहीं, उसी में बस एक्सपेरिमेंट करते करते गलती कर दी थी। मतलब वो चिल्ड पानी पीने का भी एक एक्सपेरिमेंट था जो कि बैकफायर हो गया। दैट्स राइट। अब ये है कि हम तो सोचते हैं कि घर से बाहर निकलने कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन गलतियां होती ही होती हैं, 100 में से 2 या 3 हो। मैं उसमें इतना कॉन्फिडेंट था कि जब से लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ, मैंने कभी कोई वो मास्क नहीं लगाया, कभी कुछ नहीं प्रोटेक्शन लिया, कभी हाथ नहीं धोए, कभी सैनिटाइजर यूज नहीं किया। वो लोग लेके खड़े भी होते हैं गली में, तो भी मैं कभी नहीं यूज करता। ओके। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया, कुछ एक्सपेरिमेंट के चक्कर में गलत कर दिया। उसमें आइडिया ये था कि हमारी बॉडी को गर्म और ठंडा दोनों चाहिए होता है। तो मे बी आई एम स्टिल राइट कि गर्म ठंडा दोनों चाहिए होता है, बट वो उसका एक बैलेंस होना चाहिए था। वो बैलेंस को मिस कर गया मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर ठंडा पानी मिलो तो इतना चिल्ड भी मत लो कि एकदम से दांत हिल रहे हैं आपके। हाँ, वो चौक कर, गले को भी तो चौक कर देता है। हाँ, और उसको मैं बहुत एक्सेसिव ले लिया ना उसको। एक तो चिल्ड लिया, वो पूरा दिन लिया, फिर वो धीरे धीरे करके पानी का इंटेक बढ़ता चला गया। ओहो, चलो अब सब कुछ ठीक हो गया ना। नॉर्मल होगा। तो नाउ टुडे इज मंडे, तो मंडे से आज मैं इसको कोर्स करवाता हूँ पानी का, और वो जो 15 मिनट वॉक है, 5 मिनट वॉक। हाँ, टोटल ड्यूरेशन 15 मिनट। 15 बारी। हाँ, तो वो कल तक होपफुली, जैसे आप मुझे बोल रहे हो कि वो 24 घंटे के बाद ही रिजल्ट आना चालू हो जाता है। हाँ, शुगर गिरना शुरू होना चाहिए। अच्छा, और इसको खाने के लिए, लेकिन अभी मैं इसको खाने के लिए तो 3 टाइम तो 3 दीजिए, पर धीरे धीरे करके 2 में ले आइए। फिर जैसे जैसे पानी मैनेज हो जाएगा ना, फिर उसको 2 में लेके आना जरूरी है। अच्छा, ओके। क्योंकि वो एनर्जी तो सेव करना ही ना आपको। कितने दिन के लिए 2 में लाना पड़ेगा, जब तक पूरी तरह से ओके ना हो जाए? हाँ, पूरा ठीक करने तक ले। ओके, मतलब एक बार मॉर्निंग में 9 बजे इसको ब्रेकफास्ट दे दिया, और फिर शाम को एकदम से सारी चीजें मत करिए। अभी पानी के इंटेक को कम करिए, और फिर पानी के इंटेक को जैसे जैसे चीजें ठीक आती जाएंगी, एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे चीजें इंट्रोड्यूस करते रहिए। अभी तो 3 मील्स चलने दीजिए, तब 4 मील्स को अवॉइड करिए, मल्टीपल मील्स को अवॉइड करिए। हाँ, फर्स्ट स्टेप यही कर लेता हूँ, एक पानी, और दूसरा ये जो वॉक है। और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स भी बंद कर। नहीं, मिल्क तो लेता है, फ्रूट्स भी बंद कर दूं? मिल्क ले रहे? हाँ, मिल्क ले रहा है, उसको मैं मिल्क देता हूँ जो डबल टोन्ड होता है, जिसमें बिल्कुल लेस कैलोरीज होती है। बंद कर दो उसको, मिल्क का कोई काम नहीं होता। ठीक है, मिल्क बंद कर देता हूँ। मिल्क की जगह फिर क्या दूं? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कुछ मत दीजिए, पानी दीजिए खाने के साथ में, बस। पानी इज द बेस्ट थिंग। पानी लेने से बहुत से फायदे होते हैं। पानी लेने से, खाने के साथ में ज्यादा से ज्यादा पानी ब्लड में जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ती रहेगी। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या दें फिर इसको? क्या देते हैं अभी तो वो मिल्क लेता है, दूध लेता है, और साथ में फ्रूट्स लेता है। आप परोंठा वगैरह दीजिए। अच्छा, कब से कोई टेंशन नहीं। ब्रेड जैम? अच्छा, ब्रेड जैम नहीं देना तो या तो फिर वो यही है कि इसको सब्जी और रोटी दे देते हैं, या चावल और रोटी। हाँ, सब्जी चावल दाल चावल। वो चावल थोड़ा शौक से खाता है। हाँ, दाल चावल दे दीजिए, दाल रोटी दे दीजिए, या परोंठा बना दीजिए किसी चीज का। परोंठे को पानी के साथ दे दीजिए। अच्छा, ओके। तो शुरू में और लगता है परोंठे को पानी के साथ लेना, बट 1 दिन की 2 दिन की बात होती है, उसके बाद बड़ा टेस्टी लगता है। मतलब एक हल्का हल्का सिप साथ में ले ले, जैसे चाय के साथ लेते ना। पहले कॉफी चाय ले लेता था, लेकिन हमने उसकी बंद कर रखी है कॉफी चाय भी। नहीं, कॉफी चाय में भी वो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है, तो उसको नुकसान करता है वो। अच्छा, ओके। वो भी ठीक नहीं। मेरे को काफी लोगों ने बोला था कि मिल्क प्रोडक्ट, कई सो मेनी कंफ्यूजन। किसी ने बोला वाटर बहुत ज्यादा दो,
अभी ये बात हुई वाटर बिल्कुल कम करना है, तो हम तो लोग बीच में फंस जाते हैं कि क्या करें क्या तो नहीं आपकी करें। बात ठीक है। मैं आपको मिल्क का बता देता हूँ। मिल्क इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। जो लोग बहुत हेल्दी और बहुत अच्छे स्मार्ट लोग हैं ना, मैं शुरू से मना करता आया हूँ कि इतना मतलब कुछ लोग हैं जो गांव के हैं ना, वो 1.5-2 लीटर जो दूध पीते हैं, वो दूध का इंटेक ही उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आई सी, ओके। देयर वाज अ पर्सन ऑलमोस्ट 6 फीट टॉल एंड वेरी वेल बिल्ट। बहुत ओके कोई ओवरवेट नहीं, एकदम परफेक्ट बिल्ड। एंड ओके वो उनका करीब दिन में 3-4 बार वो दूध लेने और 1.5 से 2 लीटर का दूध लेने का। एंड ये सेलिएक प्रॉब्लम, सेलिएक तो में अभी वो अभी जैसे 1 घंटे के बाद इसका टाइम होने वाला है दूध लेने का शाम को, तो अभी हाँ, दूध नहीं दूं उसकी जगह क्या दूं? तो 3 बार आपको मील लेना है, पूरी दिन में 3 बार मुंह खोलना है सिर्फ खाने के लिए। अच्छा, अभी दूध दूध नहीं दूं, फिर दूध रात को हो ही या खाना दूं पानी सीधा? हो, कुछ भी हो, सीधा का सीधा आप 3 बारी का सोचो ना कि अभी 3 मील्स ओके। देने हैं, तो उसमें छोटा मोटा कुछ भी नहीं देना। कितनी बार, जितनी बार आप मुंह खोलेंगे उतनी बार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होगा और वो एनर्जी खर्च करेगा। और मेजरमेंट करूं कि आज मैंने नहीं दिया तो इस टाइम इतनी शुगर थी और रात को खाने देने नहीं के बाद नहीं, अभी इतनी? अभी वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप फ्लूइड अच्छा। इनटेक कम करेंगे तो आप कल शाम तक देखिए कि तो कुछ हो जाएगा। बार बार मतलब अगर आप वैसे नॉर्मल कोर्स में 2-3 बार करते हैं वो कर लीजिए, पर अभी कंपैरिजन हम्म। करना शुरू मत करिए 1-2 दिन। ओके, ग्रेट। करता हूँ फिर नीचे जाके अभी इसका जो 1 घंटे वाला दूध का सिस्टम है वो खत्म करके फिर रात शाम को इसको 7 या 8 बजे डिनर करवा देता हूँ। वैसे तो नॉर्मली 9 बजे के आसपास करता है, लेकिन इस नहीं बार नहीं, जल्दी जितना करवा जल्दी देता हूँ। करेंगे उतना अच्छा रहता है। नहीं, करवाता और हूँ जल्दी से डेफिनेटली। जल्दी आप हफ्ते भर में ही इसको 2 मील्स के डे पर शिफ्ट कर लीजिए। 2 वीक्स, सॉरी? 2 मील्स पर डे का। अच्छा, 2 मील्स पर डे। हाँ, हफ्ते अभी तक शुरू अभी कर लीजिए। यही मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज है, 3 मील्स का हम्म, 2 मील्स पे लाना। हम्म। ठीक है, ले आऊंगा धीरे धीरे कुछ ना कुछ। तो अब ये है कि मील्स का जो थोड़ा कन्वेंशन है वो कम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हटाऊंगा जो थर्ड मील है। अब मील उसके का उस थर्ड। कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। नहीं उसको मत कम करिए। मतलब ओके। आइडिया ये रहता है कि 2 मील्स में हम 3 मील्स का खा लें। अच्छा, ओके तो आइडिया इज नॉट टू रिड्यूस द मील साइज। आइडिया इज ओनली कि उसका प्रोसेसिंग जो है वो 3 बारी होने की जगह 2 बारी में हो जाए, ताकि एनर्जी बच जाए। ओके तो हमें किसी तरीके ओके। से खाना कम नहीं करना है। तो फर्स्ट ये 2 स्टेप लेके चलते हैं, फिर हाँ, ठीक है। 3-4 दिन बाद जब एक बार डिस्कस करूंगा मैं आपको अपडेट दूंगा। फिर ठीक है, उसके बाद जैसा आप मुझे बताएंगे फिर फॉलो अप कर लेंगे उसके साथ ही। ठीक है, ठीक है। So nice of you. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot.